तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विद्याकुल पे, जिसे आप जैसे ही लाखों बच्चों के प्यार और भरोसे ने बना रखा है। तो भाई कैसे हो? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से शानदार से चल रही होगी। तो आज हम फिजिक्स का भाई कौन सा चैप्टर लेके आए हैं भाई? विद्युत का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भाई यहाँ से न्यूमेरिकल और भैया ओम लॉ, सुना है ना कि ओम का नियम क्या, बहुत आते हैं क्वेश्चन यहाँ से भर भर के। तो बेटा जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि करिश्मा मैम आ चुकी हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम तगड़े तरीके से। और जो जैसा कि मेरे लास्ट वीडियोस के डायलॉग जानते हो कि एक वीडियो में सारा कल्लास कर देने वाले हैं, तभी इस क्लास से निकलने वाले। तो भाई सभी लोग सबसे पहले बता दो, हाउ इज जोश, जोश लेवल कितना है भाई? सबसे पहले मैम यही पूछती हैं कि जोश लेवल कितना है, क्योंकि बच्चों जोश लेवल पढ़ाई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोश ही नहीं रहेगा तो भैया पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैम बताओ भैया, सभी लोग कमेंट करो फटाफट कि मैम जोश लेवल हाई है। बस आप स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में। तो आज विद्युत के बारे में समझते हैं भाई, विद्युत है क्या, विद्युत के बारे में क्या है ना। जैसा कि आप लोग डायग्राम्स ऐसे देखते हो, पढ़ ही नहीं पढ़ रहा है मैम, ये क्या है मैम, हम इससे पहले नहीं पढ़े हैं मैम, हमें नहीं पता है कुछ भी। कोई नहीं बेटा, आज करिश्मा मैम आपको सब बता के जाएंगी, ठीक है। चलो रेडी हो, स्टार्ट करें? बोल दो भैया हर हर महादेव, शुरुआत कर दिया जाए। यस मैम, शुरुआत कर दिया जाए, है ना। चलो भैया इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई इतना मोटा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ भाई, किसको पता है? इलेक्ट्रिसिटी भैया जो लाइट घर में आ रही है जिससे कि उजाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिख रही हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ना होती तो हम नहीं दिख रहे होते, आप हमको नहीं देख रहे होते, है ना। तो वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी से ही आते हैं। तो देखो इसके बारे में समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। भाई विद्युत आवेश के प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत कहलाती है। हमारे कुछ विद्युत आवेश होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे उनका बहाव होगा, जिसकी वजह से भैया उसमें प्रभाव विद्युत का बहने लगता है, उससे ही बोलते हैं भैया विद्युत। उसमें से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसको बोला जाता है क्या बेटा? विद्युत, ठीक है। जैसे कि आपको अभी धीरे धीरे बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से समझना है सब कुछ, बस वेट करें। क्या है विद्युत परिपथ? अब परिपथ का मतलब समझते हो, परिपथ जिस रास्ते से वो जा रहा हो, समझ लो जिससे वो गुजर रहा हो, ऐसा कह सकते हो आप। तो क्या किसी विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है भाई, उसका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या है? चलना, कह सकते हो कि सतत प्रथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। उसका कंटिन्यू चलना, जिस पथ से चल रहा है, उसे बोला जाता है भैया विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। चलो, किसी तार में विद्युत का प्रवाह, किसी तार, जैसे कोई तार है, तार होती है ना घर की, बिजली की तार, उसमें कैसे करंट आ जाता है, कैसे उसमें करंट आ जाता है भाई, कैसे विद्युत आ जाता है? वो तो नॉर्मल, अगर हम इसको निकाल कैसे रख दें तो वो तो एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन भैया थोड़ी देर बाद करंट आ जाता है, जब उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो आप समझते हैं वो क्या है। तो भैया किसी भी तार में जो आवेश होते हैं, किसी भी तार में आवेश का जब बहाव होने लगता है, का प्रभाव निश्चित दिशा में नहीं होता। कहने का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन, बेटा पहली बात तो आपको मैं समझा देती हूँ कि हमारे इस विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है। एक बल्ब होता है, स्विच होता है, एमीटर होता है। किसी भी विद्युत को नापते हैं भैया एमीटर से। किससे नापते हैं? अमीटर या एमीटर लिख सकते हो आप। और एक बात और, किसी भी वोल्टेज को, वोल्टेज को किससे नापोगे आप? वोल्ट मीटर से। किससे नापोगे? वोल्ट मीटर से, ठीक है। हमेशा याद रखना कि भैया विद्युत को किससे नापा जाता है? अमीटर से, और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, ओके। तो भैया किसी भी जब विद्युत परिपथ में होना किसका है? स्विच का। स्विच है, कुंजी जिसको बोलते हैं, बैटरी होती है, बल्ब होता है और अमीटर होता है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन में कितने माइनस के चार्ज होते हैं? हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस की तरफ से मोशन करता है। किधर से? माइनस की तरफ से, माइनस की तरफ से निकलता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आएगा, फिर वो प्लस से होते हुए फिर माइनस में जाएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। चलो आप समझते हैं कि किसी भी तार में से जो आवेश होते हैं उनका प्रभाव निश्चित दिशा में नहीं होता, जब तक उसे बैटरी से ना जोड़ा जाए।
जब तक अगर विद्युत आवेश को बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो उनकी एग्जैक्ट दिशा में उनका भाव नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा। तो अब तार को वैद्युति से जोड़ते हैं भाई, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन तार के ऋणात्मक सिरे से, तार किधर से, ऋणात्मक सिरा, मैंने जस्ट बोला ना ऋणात्मक, निगेटिव साइड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज ही भैया निगेटिव होते हैं, तो वो निगेटिव साइड से मोशन करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वो ऋणात्मक सिरे से होते हुए किधर साइड, धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, जिसी वजह से वो क्या होते हैं, धारा, विद्युत धारा बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से भैया विद्युत धारा बन जाती है। चलो नोट पॉइंट क्या है सबसे पहले कि भैया विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा है ऑलवेज, अधिकतर जो भी कह सकते हो कि दिशा इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत मानी जाती है। मतलब कि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव साइड से बहेगा जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव से, मतलब कि पॉजिटिव साइड से विद्युत प्रवाह निकलता है जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकलेगा। जैसे लिखा भी है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा का अपोजिट होता है ना, क्या अपोजिट होगा, विद्युत धारा के से इलेक्ट्रॉन की दिशा का अपोजिट होगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, आओ थोड़ा विद्युत धारा के बारे में और डिटेल में देखते हैं भैया और क्या है इनके बारे में। तो विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि जो विद्युत आवेश का प्रवाह है, विद्युत आवेश का जो प्रवाह की दर है, प्रवाह की जो रेट है, उनके जो प्रवाह है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। जो बह रहा है, विद्युत धारा बह रही है भाई, बहता है ना, किसी भी कुंजी में अगर बह रहा है ना, बह रहा है, मान लो ऐसे मैंने लगा दिया है ना, तो बह रहा है तो भैया क्या होगा भैया, किसी विद्युत धारा में बहेगा तो भैया विद्युत धारा बहेगी, तो उस प्रवाह को ही, दर को क्या बोला जाएगा भैया, विद्युत धारा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा के आविष्कारक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया कौन है, आंद्रे मैरी एम्पियर। कौन है, आंद्रे मैरी एम्पियर। कोई पूछ ले विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया था, किसने बताया, किसने जाना, तो आप पहले बताओगे आंद्रे मैरी एम्पियर है। जैसा कि इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक इन्हीं के नाम पे पड़ा है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक भी किसका नाम पे पड़ गया, एम्पियर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्पियर। इसका मात्रक किसका, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, कि प्रवाहित आवेश बटे समय, मतलब कि कितने समय में, मान लो 1 सेकंड में, एक डिफिनेशन ऑफ लिख सकते हो, मान लो कि 1 सेकंड में ये प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आप ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हो कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की संख्या को बोला जाता है भैया विद्युत धारा, है ना। क्या कह सकते हो कि भैया 1 सेकंड में चली गई है तो प्रवेश की दर को बोला जाता है, आवेश की दर को क्या बोलेंगे, हम विद्युत धारा बोलेंगे। इसी वजह से फॉर्मूला बना हुआ है कि विद्युत धारा बराबर होता है भैया प्रवाहित आवेश, जितना प्रवाहित हो रहा है आवेश, और उस प्रवाहित आवेश में, जो प्रवाहित आवेश और उस प्रवाहित आवेश में कितना समय लग रहा है, उसे बोला जाता है विद्युत धारा। चलो आओ, एमीटर क्या है। एमीटर मैंने बताया जिससे कि हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो विद्युत धारा को मापा किससे जाता है भैया, एमीटर से। ऑलवेज याद रखना, एमीटर से मापा जाता है। धारा को मापने के लिए एमीटर को हमेशा ऑलवेज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी श्रेणी क्रम क्या है भाई, डाउट तो आ ही जाएगा। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम सब पढ़ाएंगे, बस थोड़ा वेट करो, आगे सब कुछ है। क्या, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करना सीखो, ठीक है। चलो, एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है। एक आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। भैया आदर्श अब प्रतिरोध क्या है, मतलब कि जो उसकी प्रवाह हो रही है उस तार में, या कह सकते हो उस परिपथ में रुकावट आना, उस परिपथ में रुकावट आने को प्रतिरोध कहते हैं। अब भैया किसी तार में बार बार रुकावट आ रही है तो वो क्या आदर्श
आपका आदर्श मतलब क्या बोल सकते हो कि आदर्श प्रतिरोध आदर्श एमीटर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो रुक रहा है बार बार। तो एक आदर्श एमीटर में हम कभी भी प्रतिरोध नहीं आता, रुकावट नहीं आती कि विद्युत धारा बहने में, प्रवाह बहने में, आवेश बहने में कोई रुकावट है। तो आदर्श, हम हमेशा कहेंगे कि आदर्श एमीटर वैसे होते हैं जिसमें कभी भी रोक टोक या रुकावट नहीं होती, कभी भी उसमें रुकावट नहीं, कंटिन्यूस में ऑलवेज धारा प्रवाह होती रहती है। इसीलिए लिखा जाता है प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब कि आदर्श एमीटर में कोई प्रतिरोध नहीं होता, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अब कुछ हम देख लेते हैं कि किसको किससे शो किया जाता है। इसको याद रखना है थोड़ा, मतलब माइंड में, ये जो तुम्हारा माइंड है इसमें आपको थोड़ा दिमाग में रख लेना है कि किसको किससे शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ विद्युत सेल। अब विद्युत सेल को किससे दर्शाया जाता है, उसका प्रतीक क्या होता है? तो भैया ये है प्रतीक, विद्युत सेल का प्रतीक ये है। फिर बात करते हैं बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। अगर बैटरी और सेल का संयोजन वहां पे हो जाए तो उसको किससे दर्शाते हैं? तो ये देखो, ये रहा। फिर बात करते हैं प्लग कुंजी अथवा स्विच। खुली कुंजी कैसी होती है? बंद। दो तरीके की स्विच होती है भैया, और क्या, स्विच ऑफ करते हो ऑन करते हो, दो तरीके की होती है कि नहीं स्विच। तो भैया खुली कैसे होती है, बंद कैसे होती है? तो जो ऑन वाली होती है खुली स्विच वो होती है ये, इसमें पॉइंट बीच में नहीं रखा रहता, लेकिन जो बंद वाली में होती है उसमें पॉइंट लगा होता है। ठीक, फिर बात करते हैं तार संधि। तार की जोड़ ओड़ कैसे, तार की संधि, ये देखो तार जब एक जगह जुड़ती है या तार की संधि है उसे इस तरह दर्शाया जाता है। और रहा एक फाइनल बिना संधि के तार, क्रॉसिंग। बिना संधि की यही तार की क्रॉसिंग कैसे हो जाती है, ये देखो। तो भैया ये थोड़ा एक बार अपने माइंड में रख लेना कि हाँ अच्छा इसको इससे दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी हैं। विद्युत बल्ब को किससे दर्शाते हैं? भैया विद्युत बल्ब हमारा है ऐसे डायग्राम, जैसे कि मैंने दिखाया विद्युत बल्ब दो तरीके से दिखा सकते हो। प्रतिरोधक, जिससे रुकावट है, जिसमें ये देखो प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिवर्ती हमारा, अच्छा देखो ऐसे ऐसे तो ये प्रतिरोधित होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे है ना आवेश तार का प्रवाह, धारा की प्रवाह भैया धीरे धीरे होगी, सीधा हो तो जल्दी फास्ट में हो जाएगी। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक की बात करें तो ये है भैया, ये सिंबल होता है। एमीटर, एमीटर का भैया क्या है, ये देखो ए लिख देते हैं और वोल्ट मीटर में वी लिख देंगे। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? क्या ये कंफर्म हुआ? चलो देखो कंफर्म हुआ, क्लियर है बेटा यहाँ तक? भाई समझ में जहाँ ना आया करे कमेंट करो, यस मैम ये दिक्कत आ रही है, मैम फिर से एक्सप्लेन करो, कुछ तो बोला करो, हाँ ना, है ना भाई? थोड़ी तो मेहनत लगेगी आपको। चलो और आगे बढ़ा जाए तो भैया ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं विद्युत विभवांतर क्या है। क्या है विद्युत विभवांतर? तो विद्युत विभवांतर क्या होता है भैया, किसी भी तार के बीच, जो किसी की तार होती है, किसी भी तार हैं दो, मान लो दो तार, उनके जो सिरे हैं उनके बीच में जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, भाई आवेश को ले जाया जाएगा जब, तो कुछ तो मेहनत लगेगी, कुछ तो कार्य कर रहे हैं, कुछ तो ऊर्जा लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बोला यही जा रहा है कि जब कोई भी किसी तार के दो सिरों के बीच जब हम इकाई आवेश या एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। किसी तार के सिरों के बीच में एक इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का फॉर्मूला है किया गया कार्य बटे आवेश। आवेश को भैया क्यू से दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू से। कार्य आपको पता है डब्ल्यू से दर्शाते हो, है ना? तो विभवांतर बराबर होता है क्या भैया, जितना किया गया कार्य है और आवेश। ठीक, यदि भैया क्यों बराबर हम 1 कूलाम रख दें, क्या रख दें, 1 कूलाम रख दें, जिसको कूलाम को दर्शाते, इसकी यूनिट है, इसका मात्रक है कूलाम। क्या लिखा है कि अगर हमने वर्ग को भी 1 जूल कर दिया कि हमने 1 जूल कार्य किया, 1 कूलाम आवेश हो रहा है, निकल रहा है, तब भैया V बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। क्या हो जाता है, 1 जूल बटे 1 जूलाम, क्योंकि विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या दिया है, W अपॉन Q। तो जब हमने W को भी 1 कर दिया, कार्य को भी, कूलाम को भी 1 कर दिया, तो कितना लगा कि भैया विभवांतर हमारा कितना हो गया, 1, है ना, 1 हो गया। और विभवांतर को किससे मापते हैं भैया, वोल्ट, है ना? तो लिखा है वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से आप डिफिनेशन भी वोल्ट की बता सकते हो, या तो यहाँ से और भी चीजें बता सकते हो कि यदि किसी सेल या बैटरी द्वारा
यदि किसी सेल या बैटरी में होता क्या है भैया यहाँ पे कि किसी तार के सिरों के बीच में एक कूलाम आवेश को ले जाने में, केवल एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना एक जूल कार्य किया गया होता है उसको विभवांतर या 1 वोल्ट माना जाता है। क्या, फिर से बोलती हूँ, देखो दिमाग, जब हमने क्या कर दिया, कार्य 1 कर दिया, कूलाम 1 कर दिया, तो हुआ क्या, बोल रहे हैं कि भैया किसी सेल बैटरी में जब हम किसको ले जाएंगे, तार के सिरों के बीच में कोई 1 कूलाम, क्या 1 कूलाम ले जाएंगे आवेश, 1 कूलाम आवेश को जब ले जाते हैं तो उसमें एक जूल किया गया जो कार्य होता है उसे बोलते हैं विभवांतर, या तो 1 वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट माना जाता है। विभवांतर को मापने का किसका उपकरण का यूज करते हैं, तो आपको पता है कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसको उपकरण से पाशक्रम से जोड़ा जाता है भैया, इसे हमेशा पाशक्रम में जोड़ा जाएगा, पीछे साइड इधर जोड़ा जाएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम लिया जाता है, सब ज़्यादा लिया जाता है, क्यों, क्योंकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसको अधिकतर इसलिए वोल्ट मीटर लेंगे भैया जब निगेटिव से इधर पॉजिटिव आवेश जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए भाई धीरे धीरे कभी कभी होती है ना, एक समय आता है बैटरी क्यों हम बदलते हैं, अगर कंटिन्यू उसमें वर्क और ये आवेश कंटिन्यू बनता ही रहे तो हमको बैटरी बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े, बट हम बैटरी बदलते हैं, कुछ दिन में बैटरी हमारी ख़त्म हो जाती है, उसका सेल ख़त्म, तो हम चेंज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भैया, एक इसमें भी लिखा है कि भाई आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। आओ समझते हैं प्रतिरोधक क्या है, आओ समझते हैं प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो भैया विद्युत प्रवाह के दौरान, जिस समय विद्युत प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो भैया मान लो ऐसे है, कोई विद्युत प्रवाह हो रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन के चलने में जो रुकावट आती है ना, रुकावट आती है, भाई प्रतिरोध का मतलब रुकावट आना, तो क्या है, रुकावट होती है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाते, सही से प्रवाह नहीं हो पाते हैं, तो जब उसमें तार में या उस परिपथ में रुकावट आने लगे उसी को बोला जाएगा भैया प्रतिरोध। या एक डिफिनेशन और कह सकते हो कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। भाई कोई ना कोई होगा कि विद्युत को नहीं जाने देगा, भाई मैं तुझको इसके आगे नहीं जाने दूंगा, तो इसके आगे नहीं जा सकता, ये मेरा एरिया है, मतलब कुल मिला के रुकावट आना, उसको रोकना। कभी कभी हमें तो लोग रोकते हैं, टोकते हैं, तो वही विद्युत परिपथ में जो रुकावट आती है, जिसको रोकने के लिए कोई ना कोई रोकता है या कहीं ना कहीं रुकावट रास्ते में आती है, उसे बोला जाता है भैया प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसा है भैया, इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने, जब आपस में टकरा जाते हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी, तो इलेक्ट्रॉन पे परमाणुओं के नाभिक के कारण क्या होने लगता है, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, उनके द्वारा ही उत्पन्न रुकावट होने लगती है भैया, उसी से क्या हो जाता है, रुकावट आने लगती है, और इसका मात्र भैया ओम होता है। अब आई थिंक कि ओम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओम लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर बहुत आते हैं, तो बढ़ा जाए आगे, टॉपिक बताओ। चलो आओ थोड़ा और देख लेते हैं, है ना जी। चलो समझते चालक, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें प्रतिरोध कैसे होता है, कितना आता है। तो जो चालक हैं, जैसे चालक में पदार्थ की बात करूं मैं, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, ये सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं, तो इनमें प्रतिरोध की मात्रा देखो दी हुई है, कितने ओम होती है भैया। अगर बात करें सिल्वर में भैया 1.60 10⁻⁻8 प्रतिरोध होता है, 1.62 10⁻⁻8 कॉपर में होता है। आप ये पढ़ सकते हो अपने से, बस एक नॉलेज की बात है कि भैया किसमें कितना प्रतिरोध होता है, जिसमें जितना वैसे प्रतिरोध भैया होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, कुछ और भी जो पदार्थ हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी देर में भैया ओम लॉ आने वाला है। आओ देखते हैं मिश्र धातु, जो मिश्र होती हैं वो कैसी होती है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि कांस्टेंटन की, या तो जैसे बात करते हैं आपको कॉपर की, निकेल के मिश्र धातु को बोलते हैं कांस्टेंटन, ठीक है। मैग्नीज जैसे कॉपर, मैग्नीज, निकेल का मिश्र धातु, निक्रोम, निकेल, कॉपर, मैग्नीज तथा Fe का मिश्र धातु। जैसे ये विद्युतरोधी है, ये हमारे विद्युतरोधी में जैसे कांच,
कांच वगैरह में कहाँ करंट आते हैं? कठोर चीजें, एबोनाइट, डायमंड, कागज, इन सब में कभी देखा है कि करंट आ रहे हैं? नहीं ना। तो ये सारे क्या है भैया? हमारे विद्युत रोधी हैं, इनमें करंट नहीं आता। तो इनमें कितना होता है प्रतिरोध भैया? 49 इंटू 10⁻⁻6। कॉपर में 44 इंटू 10⁻⁻6, और ये सब में भैया 10⁻⁻4। ऐसे आप देख सकते हो, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक बार आप देख लो। तो भैया आगे तरह और बढ़े, आगे टॉपिक। तो भैया चलो अब इसके आगे हम टॉपिक बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने बोला था कि ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में आओ जानते हैं। तो भैया लिखा क्या है इसमें, आओ समझते हैं। ओम लॉ है क्या कि यदि तार की लंबाई, क्या भैया, यदि तार की लंबाई तापमान इत्यादि में कोई बदलाव ना हो, तापमान वगैरह की वजह से कोई भी बदलाव ना हो, तो भैया तार में जो बह रही विद्युत है भैया, विद्युत धारा, इस पर लगे विभवांतर पर ये क्या होता है भैया? अनुक्रमानुपाती निर्भर करती है। बात करते कैसे, ये दो प्रतिरोध हैं, कौन कौन से हैं? पहला हमारा विद्युत धारा है विभवांतर पे, क्या है? अनुक्रमानुपाती, किसके? विद्युत धारा हमारे विभवांतर के। फिर दूसरा विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती है? आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है। तो भैया लिख सकते हैं अर्थात भैया हमारा लिखा है कि V क्या है? अनुक्रमानुपाती है किसके भैया? विद्युत धारा के। तो विद्युत धारा हमने लिख दिया किसके? R के, है ना, विभवांतर, ठीक है। मान लो I हमने एक ले लिया, क्या यहाँ पे अलग से एक, आप कह सकते हो कि भाई हमने एक जोड़ दिया इस अनुक्रमानुपाती की जगह पे। फिर अब क्या है? ये R एक क्या है बेटा? प्रतिरोध है। R से हम यहाँ क्या शो करते हैं? प्रतिरोध। और ये हमारा फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना भैया, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ओम्स लॉ पूछा जाएगा, तो भी आपको यही बताना है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको रख लो कि V बराबर हमारा क्या होगा? विभवांतर, मतलब कि V बराबर I और इंटू आर, आई इंटू आर, आर जो कि हमारा एक क्या है? विभवांतर, वहां पे विभवांतर प्रतिरोध है, सॉरी, आर क्या है? हमारा एक प्रतिरोध है, आर क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं अब इसके, इनके बेस पे क्वेश्चंस कर लिया जाए। भाई एक क्वेश्चन हो जाएगा तो आपके मन में भर जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें पूछा गया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा, मतलब 4 एम्पियर, कितना? 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच में 60 वोल्ट मीटर, क्या 60 वोल्ट मीटर का विभवांतर आता है। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर का 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। अब आप बताओ कैसे करोगे? हमको यहाँ दिया क्या है? विभवांतर क्या दिया है भैया? 60 वोल्ट। क्या दिया है विभवांतर? विभवांतर कितना दिया है बेटा? 60 वोल्ट। अब और क्या दिया है हमको? और क्या दिया है? बात करें किसकी? अगर बात करें भैया प्रारंभिक धारा की, तो प्रारंभिक धारा कितना दिया है? प्रारंभिक धारा कितना दिया है आपसे? 4A। चलो भैया टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट बोल दिया, जबकि विभवांतर हमारा कितना है? नया वोल्टेज जो मिल रहा है भैया कितना है? 120 वोल्ट। अब भैया फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप? बताओ भैया फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा? तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है भैया? V बराबर ओम के नियम से लिख दिया करो हमेशा। क्या लिख देना है? ओम के नियम से क्या लिख दोगे? पहला हमारा फॉर्मूला V बराबर होता है आई आर, और हमको क्या निकालना है भैया? R बराबर क्या निकाल दोगे? V अपॉन आई, और R बराबर V कितना दिया है आपका? V आप लिख दोगे भैया पहला 60, क्या लिख दोगे? 60, और I कितना है आपका? प्रारंभिक धारा कितना है बेटा? प्रारंभिक धारा कितना है? 4, ठीक है। अब क्या कट कर दिया? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 15 वोल्ट, है ना। 15 ओम की बात करें, 15 ओम आ गया। अब फिर इसी तरह सेम टू सेम दूसरे चरण पे निकालना है। अब दूसरे चरण पे निकालोगे, यही फॉर्मूला रख दो दूसरे चरण में। ये पहला चरण था, ये अब क्या है? दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में आप क्या कर दोगे? दूसरे चरण में क्या कर दोगे बेटा? हमको क्या दिया हुआ है? सेम यही फॉर्मूला लगा दोगे, R बराबर V अपॉन आई। अब इस बार हमको V कितना दिया हुआ है? 120, I कितना दिया है? 4, 4 4 3 12, है ना।
क्या कर दोगे, V अपॉन आई अगर फॉर्मूला लगा दोगे, अगर आपको V अपॉन आई निकालना है तो 120 बटे क्या कर दोगे 15, क्योंकि हमारा पहला सॉरी ये आया था ना 15 आया था ना, तो इसको यहाँ इस बार एम्पियर लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 15। अब कट करो, कितनी बार में कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और उधर चला गया 5 चौक 20 और 3 अठे 24, तो R बराबर कितना आ जाएगा 8। इस बार कितना आ जाएगा भैया 8। कितना आ गया भैया प्रतिरोध हमारे में 8 आ गया। कितना आ गया प्रतिरोध भैया 8 आ गया है। तो क्या कह सकते हो कि जब विभवांतर का 120 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, एक बात फिर से ध्यान देना, वेरी वेरी सॉरी। क्या हो गया, यहाँ पे मुझे आई निकालना था ना बेटा, क्या निकालना है आई निकालना है। क्या निकालोगे भाई एम्पियर हमको निकालना है कि नहीं, क्या निकालोगे बताओ। एम्पियर निकालने की बात थी, किसकी बात थी भैया एम्पियर की, तो हमको एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे इतनी फास्ट कर दिया कि भैया गलती हो गई। तो फिर से देख लेते हैं, आई बराबर निकालेंगे V अपॉन आर, सिर्फ मैंने गलती लिख दी V अपॉन आर, V अपॉन आर। आई निकालो भैया ये यहाँ पे भैया आई अपॉन आर कर देना है, सॉरी। हाँ क्या कर दोगे आई, क्या निकालना है आपको आई, यहाँ V अपॉन आर, क्योंकि R की वैल्यू हमको अब पता चल गई, तो यहाँ पे लिख दो V की वैल्यू कितनी है 120। क्या है बेटा 120 है, और यहाँ R की वैल्यू कितनी है 15। कट करा, कितना कट गया 5 3 15 और 5 दूनी 10 10 और उधर चला गया 5 अठे 24, 3 अठे 24 है ना, ये 4 बार में जाएगा ना 24, 3 अठे 24। ठीक है, तो कितना आ गया 8 एम्पियर। तो जब भैया क्या बोल दिया जाए, जब भी भैया कितना अगर विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाएगा तो विद्युत हीटर हमारा कितना हो जाएगा भैया 8 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओम के नियम को स्थापित करने के लिए परिपथ, भैया जब ओम का नियम स्थापित किया गया उसके लिए परिपथ, तो ये हमारे डायग्राम है, इसको थोड़ा देख लो ऐसे कैसे होता है। तो दिए गए चित्र में धारा नियंत्रक की मदद से परिपथ में जो धारा की मात्रा को बदला जाता है, इनकी वजह से भैया परिपथ की धारा को हम मात्रा को उसको बदल सकते हैं। फिर बात है प्रत्येक बार एमीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया जाता है। हर बार भैया विभवांतर का मान वोल्ट मीटर का माप नोट कर लिया जाएगा। वोल्ट मीटर इसीलिए तो लगा दिया जाता है ना, जिससे कि उसकी धारा को माप सके कितना क्या आ रहा है। फिर धारा और विभवांतर के मान के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है, यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो। ग्राफ की मदद से चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। भैया इन ग्राफ की वजह से हम चालक का प्रतिरोध भी बता देते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, तो आओ देखते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न बात पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई कैसी है, कितनी है। दूसरा, तार की मोटाई, मतलब कितना मोटाई है, उसकी मोटाई भाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी तो देखेंगे उसका। तार का तापमान, कितना तार का तापमान है। और भैया तार की धातु की प्रकृति, भैया उसकी नेचर कैसा है, किस प्रकृति का है। ये सारा चीज भैया प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा, प्रतिरोध उसी हिसाब से होता है। तो प्रतिरोध को ये सब प्रभावित करते हैं कि ऐसा वहां पे कितना सप्लाई हो सकता है, करंट धारा, ये सारी चीजें हम समझते हैं। चलो पहला आ गया तार की लंबाई पे जो प्रतिरोध का प्रभाव है कैसे पड़ता है, तो आओ समझते हैं। प्रतिरोध जो तार की लंबाई है वो क्या होती है, अनुक्रमानुपाती पर निर्भर करती है। जैसा कि ये लिखा है, प्रतिरोध भैया किसके, विद्युत जो हमारा प्रतिरोध है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती पर निर्भर कर रही है। देखो प्रतिरोध है तार की लंबाई पर निर्भर कर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह तार की लंबाई के बढ़ाने पर बढ़ता है और तार की लंबाई कम करने पर कम होता है। भाई अनुक्रमानुपाती है, तो जब भी ये घटेगा ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा ही तो डिपेंड कर रहा है। फिर क्या है, इसलिए यदि हमें परिपथ में कम प्रतिरोध चाहिए तो हमें छोटी तार का यूज करना चाहिए। भाई
क्यों? याद करो, जब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है घरों वगैरह में, फ्यूज वगैरह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो लोग छोटी तार का यूज़ करते हैं। क्यों नहीं इतनी बड़ी तार लगा लेते हैं? क्योंकि भैया फिर करंट उस समय सप्लाई होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए भैया क्या छोटे तार लगाते हैं जब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तार की लंबाई ज़्यादा करने लिए वो लोग इस उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा टकराव होता है और भैया ज़्यादा प्रतिरोध भी इस वजह से पैदा होता है, इसलिए वहाँ पे छोटे से छोटे तार की यूज़ किया जाता है जिससे कि जल्दी उसमें प्रतिरोध ना आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई नो कि भैया बहुत जल्दी आप लोग के वैसे तो चैप्टर फिनिश है ना, बहुत आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। बस अब आप लोग कठोर मेहनत करना शुरू कर दो, कठिन कह सकते हैं कि भैया हार्ड वर्क अब करना शुरू करो, याद करना शुरू करो, लर्न करना, प्रैक्टिस करना, सब कुछ अभी शुरू करो। फिर एक बार रिवीजन जहाँ हो गया फिर मज़ा आ जाएगी। एक बार आपका रिवीजन हुआ नहीं कि मज़ा आ जाने वाली है। तो ये सारी चिंता आप दूर कर दो कि भाई हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ या कुछ भी, क्योंकि भैया सिलेबस तो मैं करा रही हूँ प्लीज कंप्लीट, है ना। दूसरी बात क्या हुई, तार की मोटाई पर कैसे होता है, प्रतिरोध का प्रभाव तार की मोटाई पे कैसे निर्भर कर रहा है। तो भैया प्रतिरोध जो है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण पर निर्भर करता है, कि अगर तार जो प्रतिरोध होगा, अगर बाई चांस बात किया, देखो ये आर क्या है भैया, आर क्या है भैया, व्युत्क्रमण अनुपाती है किसके, एम्पियर के, है ना, धारक। मतलब कि प्रतिरोध किसी भी तार की अगर मोटाई को हम ज़्यादा करेंगे तब उस समय क्या होगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा करने पे, मोटाई करने पे भैया हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर हमने तार की मोटाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध कम होगा, और तार को पतला करेंगे तो हमारा प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार मोटी होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को चलने में आराम से, आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारे चल लेते हैं, तो भैया वहाँ पे इनके बीच कम टकराव होता है, जिसकी वजह से प्रतिरोध भी कम होता है। लेकिन अगर तार पतली है तो वहाँ क्षेत्रफल कम हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टकराव होंगे और टकराव होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोध आएंगे, इसलिए बोला जाता है भैया वहाँ पे टकराव करने के लिए भैया वहाँ पे मोटी तार यूज़ होती है। इसलिए कम प्रतिरोध के लिए हम मोटी तार का उपयोग करते हैं, जिससे कि टकराव कम हो इलेक्ट्रॉनों का और प्रतिरोध भी कम हो, तो वहाँ पे इसलिए मोटी तार का यूज़ करते हैं। और आगे समझते हैं भैया कि अगर तार की प्रकृति का प्रतिरोध पर प्रभाव, तार की प्रकृति पे कैसे पड़ रहा है तार का उपयोग का, तो यह तार की धातु पर निर्भर करता है कि कैसी है वो धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टकराव अलग अलग धातुओं में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, जैसे टकराव, जैसी धातु, प्रतिरोध भी अलग अलग, किसी में कम किसी में ज़्यादा। उदाहरण के लिए चांदी की तार में सबसे कम प्रतिरोध होता है भाई, जो चांदी की तार सिल्वर होते हैं उसमें कम प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तार के तापमान का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान पे देख लेते हैं भैया। तार का तापमान होता है जब बढ़ने पर इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति भी बढ़ जाती है। क्या कह सकते हो कि भाई जब तार का तापमान बढ़ रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी गति बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और जिसके कारण उनमें टकराव भी बढ़ने लगता है और प्रतिरोध भी तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो इसी वजह से हमारा प्रतिरोध भी उसमें बढ़ जाएगा, तो भैया टकराव क्योंकि होने लगता है तो टकराव बढ़ेगा, तो भैया जाहिर सी बात है कि उसमें प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसी तरह तार के तापमान पर भी भैया प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है। आओ अब समझते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जानते हो, क्योंकि कब से प्रतिरोध 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 पढ़ रहे हैं, तो भैया प्रतिरोधकता क्या है इसको समझते हैं। जी ज़रूर बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेरी गुड। देखो समझ में आता है तो मज़ा आती है, यस मैम मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही, समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई देखो अगर अभी भी पढ़ाई नहीं करना स्टार्ट करोगे और ये सारे नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स जिस समय आप पेपर दोगे उस समय आपको फील होगा अच्छी बात है हमने नोट्स बनाई है, तो भाई नोट्स भी बनाते चला करो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, क्योंकि भैया फिर वैसे डिस्टर्ब होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ तुरंत लिखते चलो नोट्स, लेकिन आप बाद में बनाया करो, लेकिन अभी भी पेन वेन लिख के लेकर चलो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो और शुरुआत करते हैं आगे। तो आगे की बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है कि प्रतिरोधकता। अब बाबू हम समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है। तो जब इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ फोन के क्षेत्रफल की चालक तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब की बात करें कि अगर हमारा लंबाई, क्या जो लेंथ है, लंबाई
वो भी इकाई अनुप्रस्थ के हिसाब से, वो भी क्या, क्षेत्रफल की चालकता जो उसमें चालक बह रही है, तार का जो प्रतिरोध है वो भी अगर इकाई है तो वो प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। बात करते जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रतिरोधकता कितना है, जैसे अनुक्रमानुपाती है 1, और यहाँ पे भी भैया वही धारा समझ लो 1 है ना। किसके अनुक्रमानुपाती है? ये है ना, लिखा है। इसलिए भैया हमेशा आर इसको बोल दिया गया भैया, क्या लिखा है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/a। आओ समझते कैसे। ये क्या है भैया हमारा, यहाँ पे ये चालकता प्रतिरोधकता कहलाता है, और ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसी? धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नोट क्या लिखना है भाई? नोट समझना कि चालक की जो लंबाई है या मोटाई है उसको बदलने पे हमारा जो प्रतिरोध में बदलाव आता है वो क्या है कि परंतु प्रतिरोधकता हमेशा एक समान रहती है। अगर जो चालक की लंबाई है, मोटाई है, इनमें कोई बदलाव आता है लेकिन प्रतिरोधकता हमारा क्या होगा बेटा? बदलता नहीं है। ये क्या रहेगा? समान ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? समान ही रहेगा। ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, ये यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं चालक की लंबाई मोटाई बदलने पे भैया प्रतिरोध में बदलाव आता है। क्या लिखा है? बदलाव आता है, लेकिन हमारे प्रतिरोधकता में बदलाव नहीं होता, ये हमेशा समान रहती है। फिर बात करते हैं क्या, इसीलिए तांबे की बनी विभिन्न तारों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है परंतु इनकी प्रतिरोधकता हमेशा एक समान बनी होती है। जो हमारे तांबे के बने होते हैं उनमें प्रतिरोध अलग अलग आ सकता है, लेकिन अगर बात करूं मैं इनकी तो ये हमेशा एक समान बने होते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। आओ भैया समझते हैं। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ है आगे? चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन है आधारित। लिखा क्या है बेटा? इस बात को समझना। क्या लिखा है कि दिए गए पदार्थ में किसी एल मतलब लंबाई, ए मतलब मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। तो भैया अगर किसी पदार्थ की लंबाई L है और मोटाई a है और उसमें प्रतिरोध भैया 4 ओम है। ठीक है, हम समझ गए। प्रतिरोध अगर 4 ओम है बेटा तो जिसकी लंबाई a है, तो इसी प्रकार अगर एक पदार्थ और है तो इसका क्या हो जाएगा? तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1 ओम दोनों में दर्शाया गया है। कितना हो जाएगा भैया? L2 है तथा मोटाई 2a है, तो इसका अगला जो हमारा कितना पूछा गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमारा किस तरह होगा? 1 ओम होगा। अब भाई बात करते हैं कैसे, है ना। बात करें अगर L ओम, क्योंकि जिसकी लंबाई L/2 है, मोटाई 2a है, तो भैया कट जाएंगे और बचेगा केवल क्या? 1 ओम। क्या बचेगा भैया? केवल तो केवल 1 ओम बच जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का संयोजन क्या है? कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोध का संयोजन होना? आओ समझते इसको। तो प्रतिरोध को कोई 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। जो हमारे प्रतिरोध हैं उनको 2 तरीके से जोड़ते हैं। पहला है भैया श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। क्या? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर को एक पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि अरे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं कि पार्श्व क्रम क्या है, हमें तो मैम ने बस बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो भैया इसीलिए बता दे रही हूँ, इस नाम से भी जानते नहीं तो बहुत परेशान हो जाते हो तुम लोग। नहीं मैम ने नहीं बताया भाई, मैम ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं है। तो इतना नहीं घबराना है, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक क्या है? तो जब विभिन्न प्रतिरोधों को भैया श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो अब सभी प्रतिरोध में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इनको भैया हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनमें सब में से प्रतिरोध जो निकल रहा है वो एक समान विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में होता क्या है, इस बात को समझो। एक समान धारा प्रवाहित होती है, सब में एक समान धारा प्रवाहित होगी, ये नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम। विभवांतर आपस में बढ़ जाता है, लेकिन माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो भैया होगा क्या? सभी प्रतिरोधों विद्युत धारा की मात्रा I। जैसे आओ समझते हैं कैसे। ये देखो, ठीक है, ये है,
ये हमने डायग्राम बनाया, हमने एक बार में ये देखो हमने क्या किया, एक जोड़ा फिर एक और फिर एक, मतलब एक बार हमने R1 जोड़ा और R2 जोड़ा और R3 जोड़ा, मतलब श्रेणी क्रम में 3 को जोड़ दिया, इनके साथ वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, यहाँ एमीटर भी है भैया, यहाँ बैटरी एक कुंजी है, ये पूरा डायग्राम है भैया। हमने क्या बताया पहले आपको कि इनको क्या किए, हमने माना 3 प्रतिरोधक लिया R1 R2 R3 को और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और सभी प्रतिरोध को विद्युत धारा की मात्रा I से दिखाया गया। अब देखो भैया क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रतिरोध R1 के बीच विभवांतर V1 है। क्या है भैया, R1 के बीच में विभवांतर कौन काम कर रहा है, V1, और प्रतिरोध R2 के बीच में कौन सा विभवांतर काम कर रहा है, V2, और प्रतिरोध R3 के बीच में V3 काम कर रहा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल विभवांतर कितना हो गया भैया, V बराबर V1 V2 V3। क्या, फिर से बोलो, विभवांतर V1 V2 V3, भाई दिख ही रहा है क्योंकि ओम के नियम के अनुसार भैया V बराबर आई आर होता है। तो भैया सेम भाई V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1, अगर I सब में सेम है क्योंकि I क्या सेम है तो भैया क्या कर देंगे, I और R1 लिख देंगे। फिर V2 बराबर क्या हो जाएंगे कि धारा तो सेम प्रवाहित हो रही है तो फिर V2 बराबर क्या लिख देंगे, I R2। V3 बराबर क्या लिख देंगे, I R3। ठीक है, अब इसीलिए भैया आई आर बराबर होता है भैया IR1 IR2 I3। आई आर बराबर हमने आई तीनों में क्या है, कॉमन है, तो आई को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, R1 R2 R3 लिख दिया। आर बराबर क्या हो गया, आई इधर चला गया, आई से आई दोनों कट गए। ये देखो एक प्रोसेस इसके आगे दिखा देती हूँ, यहाँ से भैया आर हमने कर दिया और यहाँ पे ये R1 R2 R3 कैसे बचा, यहाँ पे हमने आई लिखा और यहाँ भी आई से आई कट गया, तब क्या बचा भैया, R1 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R बराबर R1 R2 R3 बच गया और यही हमारा फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है भैया। श्रेणी क्रम में कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो यही लगता है। अतः कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का योग है ये पूरा। इससे सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। जो कुल प्रतिरोध होगा, जैसे अब इनका हम कहेंगे इसमें कुल प्रतिरोध कितना हो रहा है, तो आप तीनों प्रतिरोध को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कुल प्रतिरोध निकल आएगा। यहाँ पे ऐसे निकालते हैं भैया श्रेणी क्रम के प्रतिरोध। यहाँ तक क्या क्लियर है? तो भैया जोश एनर्जी क्यों डाउन कर रहे हो, कमेंट करो यस मैम, मजा आ रही है। अगर किसी ने फोन उठाया और मैसेज देखे तो उनका मैसेज तो नहीं आया, आओ देख ली जाए, थोड़ा सा बदल ले लाओ, थोड़ा रील स्क्रॉल हो जाए। बेटा पढ़ लो, बोर्ड है इस बार, आज इस बार पढ़ लोगे फ्यूचर बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपकी पहली पीढ़ी है, मतलब कह सकते हो ना कि पहली पड़ाव है, पहली बार जा रहे हो पेपर देने बोर्ड का। अगर ये अच्छा गया ना तो सब अच्छा जाएगा, तो इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके आप इसमें करो। चलो आओ आगे बढ़ा जाए। आओ अब समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं, तो भैया समांतर क्रम में बेटा देखो, ये देखो अलग अलग से जोड़ते हैं। क्या अलग अलग से जोड़ रहे हैं, सब में अलग अलग से हो रहा है। आओ समझते हैं पहले कैसे, फिर बताते हैं। तो भैया इसमें क्या होगा, प्रतिरोधक इनके रासायनिक गुण के आधार पर इनको बोले तो अलग अलग है। जैसे सभी प्रतिरोधकों में धारा बढ़ जाती है, भैया तीनों प्रतिरोध है इसमें धारा अलग अलग बढ़ जाती है। फिर बात करें विभवांतर एक समान ही रहता है, इसमें विभवांतर एक समान रहेगा, विभवांतर हमारा सेम है। बात करते हैं भैया इस क्रम में कुल प्रतिरोध जो होगा सभी प्रतिरोधों से कम होता है। इसमें जो कुल प्रतिरोध की बात करूं तो इन सभी प्रतिरोधों से वो कम रहेगा। कैसे रहता है भैया, आओ समझते हैं। माना सब प्रतिरोधों पर विभवांतर V है, तीनों पे भैया V है, R1 R2 R3 पे। प्रतिरोधक R1 में विद्युत धारा की मात्रा I1 है, क्योंकि उसमें कोई धारा अलग जा रही है, और इस R2 में कोई अलग जा रही है तो उसको हमने बोल दिया I2, और R3 पे जो हमारी धारा जा रही है वो कुछ अलग है, दूसरी है, तो उसको हमने मान लिया I3। तो तीनों में भैया धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है, तो हमने I1 I2 I3 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे समझते हैं। तो कुल विद्युत धारा की बात करूं तो I बराबर आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम के नियम के अनुसार फिर समझना V बराबर होता है IR होता है, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1, क्योंकि विभवांतर क्या है भैया, है ना, तो इस बार क्या है V1 बराबर क्या लिख दोगे I, फिर हमारी धारा क्या है ये I ना, I बराबर क्या होता है इसके अनुसार हमने ऐसा लिखा, ये देखो लिखा है
क्या लिख दोगे, V1, देखो लिख दिया है ना, यहाँ लिखा है V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 अपॉन I3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे R का सब में डिवाइड, देखो देखो कैसे किया, अगर टोटल हमको करना है तो यहाँ I क्या हो गया भैया, हट गए, क्योंकि I फिर हमारा कट जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन R अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 बच गया। क्यों, क्योंकि हमने सब में से I को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या कर दिया भैया, V हमारा यहाँ लिखा हुआ था कि सबके लिए भैया माना सब प्रतिरोध पे विभवांतर हमारा V है, तो हमने ऐसे निकाल दिया है कि भैया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी क्रम का। जब भी कोई क्वेश्चन आए या ऐसे कुछ भी पूछा जाए तो ये समांतर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े भैया, तो आओ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया ये डायग्राम देख लेना। हाँ चलो फिर एक क्वेश्चन है इसी समांतर श्रेणी के आधार पे, ये आपको डायग्राम दिया है। दिया क्या कि परिपथ आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोध को R1, R2 और R3 के मान, मतलब R1 का 5 ओम दिया है, R3 का कितना दिया है, R1 कितना दिया है 5 ओम, R2 और R3 कितना दिया है 30 ओम, तथा इन्हें कितनी 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। किससे भैया, 12 वोल्ट, मतलब V कितना दिया है 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। भैया क्वेश्चन ए पूछा गया है आपसे, अगर बात करूं क्वेश्चन ए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ए आपसे पूछा गया है, क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया क्या बताना है आपको, आई, क्या पूछना है, प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा आई पूछा है। आई बराबर होता है V अपॉन R1, R होता है ना, तो भैया R1 कितना दिया हुआ है, क्योंकि तीनों को हमको अलग अलग निकालना है, V अपॉन R होता है, हमको तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो V अपॉन R1, V कितना दिया है आपको 12, R1 कितना दिया है 5, तो ये 12/5, अगर हमने 12/5 को डिवाइड दिया तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, कितना आ गया 2.4 ओम वोल्ट, सॉरी कितना एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, सेकंड निकालते हैं अब इसके लिए। तो सेकंड के लिए, अब दूसरे के लिए मतलब कह सकते हो किसके लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, ये I1, अब हमको I2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, I2 निकालने के लिए V अपॉन R2 है ना, I2 फिर निकालना है। तो भैया यहाँ लिख देती हूँ, वोल्ट कितना है 12, और हमारा इस बार कितना है 10, और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 का डिवाइड 6 में देंगे, लो देख लो, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10 है ना। तो क्या है इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1.2 एम्पियर। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, I3 निकाल लेते हैं। V अपॉन R3 बराबर V कितना है 12 और R3 कितना है 30। चलो भैया 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 का 2 में दे दो डिवाइड, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, 0 पॉइंट कितना आ गया बेटा 4 आ गया, कितना आ गया 0.4, अरे इरेज हो जा, कितना 0.4 एम्पियर। चलो ये क्वेश्चन पूरा ए था, हमने ए वाला सॉल्व किया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन बी में कि आपको परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा बतानी है। तो परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी है, विद्युत धारा कुल बताना है, सोचो कुल। तो भैया कुल के लिए फिर हमने क्या किया, आई बराबर क्या लिख दिया बेटा, आई बराबर लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमने आई सबका निकाल लिया, सिंपल सा लिख दो, I1 कितना गया, I1 2.4 प्लस I2 1.2 प्लस 0.4, तीनों को जोड़ो बेटा, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 4 10, मतलब कितना आ जाएगा आपका 10, है ना 10, पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 पड़ा, तो भैया 1 2 3 हो गया 4, 4.0,
4.0 एम्पियर आया। क्या ये करेक्ट है? आप लोग बताओ, क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलो भैया, ऐसे आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देने, अलग अलग निकालो फिर उनको जोड़ दो, अलग अलग निकाल के जोड़ दो। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, जो कुछ उपकरण होते हैं, उपकरणों को घरों में पार्श्व क्रम में क्या जोड़ा जाता है? जैसे हमारे घरों में समांतर श्रेणी में कौन कौन से उपकरण जोड़े जाते हैं उसको समझते हैं। तो भैया कुल प्रतिरोध कम हो जाता है जब हम पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, तो उसको टोटल जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। सबको एक समान विभवांतर भी मिलने लगता है और सब उपकरण को अलग अलग प्रयोग किया जाता है। एक उपकरण खराब होने पर बाकी उपकरण कम रहते हैं। जैसे कि बात करें समांतर क्रम में जोड़ने पे होता क्या है कि अगर एक खराब हुआ तो भैया दूसरा तीसरा तो चलेगा, एक ही तो खराब हुआ, ये तो सही है तो ये सारे चलेंगे। वैसे में श्रेणी क्रम में भैया अगर खराब हुआ तो सब खराब, तो इसीलिए भैया समांतर क्रम में इस तरह जोड़ देते हैं कि एक खराब हो तो फिर भी वो चलता रहे। विद्युत का तापी प्रभाव क्या होता है कि जब किसी भी अधिक प्रतिरोध वाले चालक में, किसी भी अधिक प्रवित हो जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक प्रतिरोध हो रहा है, तो उस वाले चालक में भैया धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको क्या बोलेंगे? तापी प्रभाव। जूल का तापन का नियम क्या होता है? जूल का, भैया जूल क्या है? जैसे इसको इस नियम के अनुसार बताया गया था कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो चालक की वजह से उसमें उत्पन्न ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा बह रही, तो उसमें बह रही विद्युत धारा के वर्ग और उसमें प्रतिरोध और धारा के समय पर निर्भर करती है। फिर समझना, उसमें जो बह रही है भैया धारा, जो उसमें बह रही है धारा मतलब कि आई, और उसमें जो प्रतिरोध मतलब आर, है ना, विद्युत धारा का स्क्वायर यहाँ लिखा है, और भैया वो समय पर निर्भर करती है। जैसा कि ये लिखा है कि H बराबर क्या है हमारा, क्या है बेटा? हाउस, है ना, कह सकते हो H बराबर आई स्क्वायर, जो कि ये लिखा है हमारे किसके अकॉर्डिंग? धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है। तो भैया ये भी याद रखने वाली बात है। और बढ़ते हैं आगे। तो जो विद्युत धारा है उसके ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग क्या क्या होता है? जो उसमें ऊष्मीय प्रभाव पड़ रहे हैं उसके यूजेस क्या है, इसको समझो। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसमें यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, टोस्टर और ओवन में करते हैं, फिलामेंट बल्ब में करते हैं, फ्यूज वायर में करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव में करते हैं और सोल्डरिंग आयरन में। ये सभी में भैया विद्युत धारा के ऊष्मीय वाले का प्रभाव में यूज़ किया जाता है। चलो भैया बल्ब देख लेते हैं, जो कि भैया आता है, इंपॉर्टेंट है। बल्ब भी समझ लो, बल्ब क्या है और बल्ब समझते हैं। तो बल्ब भैया एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, इसका पारंपरिक रूप अगर बोले तो इंसिडेंस बल्ब कहलाता है। क्या कह सकते हो? इंसिडेंस बल्ब। ठीक है, इंसिडेंस बल्ब कहलाता है, जिसमें टंगस्टन का एक पतला फिलामेंट होता है। बात करें ये स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्ट्रक्चर भैया पूछा जाता है, टंगस्टन भी पूछा जाएगा कैसे है। तो फिलामेंट तंतु, ये देखो, है ना, फिलामेंट होता है। जब इसमें हम करंट प्रवाहित कराते हैं इसमें, तो यह गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट को एक कांच के बल्ब में बंद किया जाता है। भैया किसने नहीं देखा बल्ब? किसने नहीं देखा बल्ब? जाके देख लो। क्या है भैया? बल्ब। इसको कांच में तो बंद रहता है ना, तो इसको इसमें पैक कर दिया जाता है। और जो कि इसमें कौन सी, अगर बात करें, गैस भरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सी बल्ब में गैस होती है? आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भैया ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ताकि फिलामेंट हमारा जल्दी से ना जले, क्योंकि भाई इतनी उष्मा रहती है, जल जाएगा, फूट जाएगा, चिटिक जाएगा, इसलिए आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसें भर दी जाती हैं। आविष्कार कौन किया बल्ब का? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं सारा इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ। बल्ब का आधुनिक रूप कौन दिया? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। किसने आविष्कार किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और आविष्कार कब हुआ था? 1879 में। कब भैया? 1879 में। हालांकि इससे पहले कई वैज्ञानिक जैसे हम्फ्री डेवी और जोसेफ स्वान वगैरह भी प्रकाश उत्पादन संबंधित प्रयोग किए थे, लेकिन इसका नहीं किए थे। तो एडिसन ने इसे व्यवहारिक, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला इसको बनाया।
किसने भूलना नहीं है, किसने बेटा एडिशन ने। फ्यूज क्या है, फ्यूज उससे समझते हैं। तो फ्यूज कम गलनांक से बनी एक मिश्र धातु की तार होती है, कम गलने वाली, है ना। इसको लाइव तार से उपकरणों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब किसी वजह से परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा अधिक हो जाती है तब जूल के तापीय नियमानुसार फ्यूज क्या करता है भैया, तार में अधिक धारा गुजरने पर उसमें उत्पन्न उष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है। और होता क्या है भैया, क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक कम होने लगता है और इसलिए अधिक उत्पन्न उष्मा उसमें कारण अधिक पिघलकर वो टूट जाता है। और भैया कह सकते हो इसी वजह से घरों में जो यूज हो रहे हैं उपकरण, उनको अधिक विद्युत धारा की मात्रा में खराब होने से बचाया जा सकता है। तो वहाँ पे इसीलिए इनका यूज नहीं हो रहा है ना। यूज कर सकते हैं कि नहीं ऐसे अधिक विद्युत धारा की मात्रा वाले को। विद्युत शक्ति की बात करें, पावर की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब पूछे जाते हैं। तो किसी उपकरण द्वारा 1 सेकंड में, बेटा किसी भी उपकरण में 1 सेकंड में किया गया कार्य या उसमें खर्च की गई जो भी विद्युत ऊर्जा है उसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या, जैसे कि बोला गया किया गया कार्य, मतलब कि उसको ई से लिखते हैं, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किया गया कार्य का अगर अनुपात बोला जाए, 1 सेकंड में किया गया कार्य के अनुपात को बोलते हैं भैया शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इनका भी कह सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं कैसे। एक है वॉट, वॉट घंटा, किलो वॉट घंटा। ये क्या है, इसको समझ लो। वॉट क्या है बेटा, तो किसी भी उपकरण की वह शक्ति जो 1 सेकंड में 1 जूल खर्चा करती है उसे बोलते हैं वॉट। वॉट घंटा क्या है, 1 वॉट की शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में खर्च की गई वॉट घंटा होती है वो। और किलो वॉट घंटा सेम वही की 1 किलो वॉट घंटा की शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में जो ऊर्जा किलो वॉट में होती है वो 1 किलो वॉट कहलाती है। अब इसको भैया इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना आप कि भैया 1 किलो वॉट घंटे के बराबर क्या होता है, 1000 वॉट मल्टीप्लाई 1 घंटा। 1 किलो वॉट घंटा बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 36 सेकेंड। हम यही सेम, इसको अगर बदलना है हमको जूल में तो कैसे कर दोगे, 1 किलो वॉट घंटा बराबर 1000 वॉट होता है और 1 मल्टीप्लाई 1 घंटा होगा। 1000 वॉट की जगह जूल सेकेंड हो गया, घंटे में भैया लिख दिया हमने 36 सेकेंड, है ना। 1 किलो वॉट घंटा बराबर टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000, सोचो 3600 जूल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भैया, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें भैया याद रखना। और भी इनके अलावा बाकी जो हैं अलग से आपको लेक्चर्स ले आएंगे, जितने भी अलग से क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन मत रहिए कि मैम अभी ये बच्चा है ये बच्चा है। वैसे जो जो भी इंपॉर्टेंट था, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक में लेके आई हूँ, जो कि डिटेल में है ना। मेन होते हैं ना, अगर रियल पढ़ाई करो तो जो मेन चीज़ें वो सारी चीज़ें पता करो। आप आधे चीज़ों में ऐसे ही पढ़ रहे हो जो कि कोई मतलब नहीं होता है, तो भैया वो सब में ना करके आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। तो यहाँ से क्वेश्चन सारे टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक में लेके आई हूँ। इतना बिल्कुल नहीं, तो भैया जैसा भी लगा, रिकॉर्डिंग मज़ा आई, क्लास मज़ा आई, क्लास में समझ में आया, मज़ा आए, ऐसा जो भी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है ना समझ में आए, कमेंट करके तुरंत बताओ मैम ये नहीं आया है, मैम ये चीज़ हमको डाउट है। सारा कुछ आप तुरंत कमेंट करके बताओ। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करो कि भाई ये देखो, ये है हमारी करिश्मा मैम, इन्होंने हमको पढ़ाया है, देखो हमारा सिलेबस भी पूरा और हमें समझ में भी आ रहा है। तो भैया चलो इसी एनर्जी के साथ मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।